सो दो मेथड्स हमने पढ़े हैं। तो अब ये तीसरा मेथड जो है नेशनल इनकम कैलकुलेशन का, वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस मीन्स टोटल, नेशनल मीन्स जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनकी तरफ से कितनी प्रोडक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। टोटल जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में करेंगे या बाहर करेंगे। यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज सम टोटल वैल्यू of all goods and services produced by Indian nationals either in India or outside India within one financial year. जीडीपी में हम देखते थे कितना प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो इंडियंस कर रहे हैं या बाहर के कर रहे हैं, लेकिन एक डोमेस्टिक टेरिटरी में एक फाइनेंशियल ईयर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। लेकिन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ये देखा जाता है कि इंडियंस कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी हैं वो इंडियंस कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में रहते हैं या बाहर है। फॉर एग्जाम्पल, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये ईरान है, ये दुबई है, ये जो है सारा, ये बांग्लादेश है। अब हिंदुस्तानी कुछ ईरान में भी रहते होंगे, और गल्फ की जो मिडिल ईस्ट में सारा जो अरबियन कंट्रीज हैं, चाहे वो कतर हैं, चाहे वो यूएई है, चाहे वो सऊदी अरबिया है, काम कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही बाहर के लोग कुछ यहाँ पे काम कर रहे होंगे, जैसे अमेरिका के कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे होंगे, बांग्लादेश के कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ श्रीलंका के कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ श्रीलंका में हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं। तो जितने भी इंडियन जहां जहां पे रह रहे हैं, चाहे कि वो इंडिया में रहते हैं या कहीं और पे किसी भी मुल्क में, जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जितनी है उसको हम कैलकुलेट करते हैं विद इन वन फाइनेंशियल ईयर, उसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एक तरीके से अगर देखें तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, ये जीडीपी है। क्या है? जीडीपी। अब जो हिंदुस्तानी काम करते हैं बाहर, वो जो इनकम लाते हैं, उन इनकम्स का मेजर सोर्स जो होगा ना, यही चार फैक्टर्स होंगे: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। यानी कि यहाँ कोई बंदा बाहर उसने जमीन रेंट पे दी होगी, या तो मजदूरी करते हैं, या तो किसी ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, या तो कोई एंटरप्रेन्योर है। तो ये जो चार है इनको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होती है उसको कहते हैं क्या? फैक्टर इनकम। क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम। अब जब आपको पता है कि जेएनपी जीडीपी है, लेकिन जीडीपी में हम क्या देखते थे कि बाहर वाले का भी हम गुड्स एंड सर्विस जितना प्रोड्यूस किया था वो भी इंक्लूड करते थे। अब हमें वो उससे निकालना है, क्योंकि हम सिर्फ इंडियंस की बात कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान में बाहर के लोग काम कर रहे हैं उनकी तो इनकम हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है? हम क्या करेंगे, जितने हिंदुस्तानी यहाँ पे हैं और जितने हिंदुस्तानी बाहर दूसरे मुल्कों में काम करें उनका करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा? जैसे फैक्टर इनकम, चारों फैक्टर से जो इनकम जनरेट करेंगे इंडियंस बाहर से, वैसे ही फैक्टर इनकम बाहर के लोग इंडिया में करेंगे, वही चार फैक्टर्स होंगे ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि टोटल फैक्टर इनकम जो है, टोटल फैक्टर इनकम ऑफ इंडियंस अर्निंग अब्रॉड, ठीक है, कितनी है, उसको हम माइनस करेंगे कि बाहर वालों की फैक्टर इनकम कितनी यहां जनरेट हुई है, माइनस फैक्टर इनकम जनरेटेड या अर्नड बाय फॉरेनर्स इन इंडिया, अर्नड बाय फॉरेनर्स इन इंडिया। जो हम ये माइनस करेंगे ना कि टोटल फैक्टर इनकम कितनी जनरेट की है इंडियंस ने बाहर काम करके, माइनस
कितनी फैक्टर इनकम जनरेट हुई है फॉरेनर्स की वजह से, फॉरेनर्स की तरफ से इंडिया में, उसको हम टोटल कैलकुलेट करके माइनस करेंगे। इसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम। क्या कहते हैं? हमारा जो आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि हिंदुस्तानियों ने कितना कमाया बाहर से, वो कैसे आएगा? हम देखेंगे कि टोटल फैक्टर इनकम कितना कमाया हिंदुस्तानियों ने, माइनस जो बाकी के कंट्रीज यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे कमा रहे हैं, उससे माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हम जीएनपी जीडीपी है, लेकिन हम इसके साथ क्या करते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विच इज एक्चुअली दिस फैक्टर इनकम अर्नड बाय इंडियंस माइनस फैक्टर इनकम अर्नड बाय फॉरेनर्स। बात समझ आ रही है? हालांकि जीडीपी में हम क्या कैलकुलेट करते थे? सभी जो भी बना है इंडिया में, चाहे वो बाहर के ने बनाया, बाहर के लोगों ने, इंडियंस ने बनाया, उसको हम जीडीपी कहते हैं। लेकिन जो बाहर वालों लोगों ने बनाया, उसको हम माइनस करते हैं। और जो इंडियंस बाहर रहते हैं वो भी इंक्लूड करते हैं, जो इंडियंस बाहर के कमाते हैं वो इंक्लूड करते हैं, और बाहर वाले जो यहाँ कमा के लेके जाते हैं वो माइनस करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, जैसे हम कल देखते थे नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो गया? टोटल एक्सपोर्ट्स बाय इंडिया माइनस टोटल इंपोर्ट्स बाय इंडिया, वो नेट हो गया। तो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द जीएनपी। तो जीएनपी क्या है? एक्चुअली इट इज अ जीडीपी, बट इट आल्सो इंक्लूड्स द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, which actually means that you calculated it by subtracting the factor income generated by foreigners in India and added the factor income generated by Indians abroad। ठीक है, ये तीसरा आ जाता है जीएनपी। ठीक है, अगर हम अब बात करें कि हम देखेंगे कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर हो सकता है, जैसे जीडीपी के बारे में देखा था, सेम जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जीएनपी एट मार्केट प्राइस के बराबर होगा, माइनस, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में हम इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं ऐड करते हैं, और हम फैक्टर कॉस्ट पे क्या ऐड करते हैं? सब्सिडीज। सिमिलरली अगर हम जीएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना होगा, इट वुड बी जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। बात समझ आ रही? सो ये तीसरा मेथड जो है इट इज, अब मुझे बताइए आप, फॉर एग्जांपल नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, ठीक है, जो नेट फैक्टर हमने कमाया मानो 30 करोड़ है, कितना? 30 करोड़। और हमारा जो है जीडीपी 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 जो है 80 करोड़। क्या है? अब हम अगर जीएनपी कैलकुलेट करेंगे, जीएनपी जीएनपी किसके बराबर है? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, बात समझ आ रही है? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, तो ये किसके बराबर आएगा? 80 करोड़ प्लस 30 करोड़, ये हो गया 110 करोड़। इसका मतलब है जीएनपी जीडीपी से ज्यादा होता है, जैसे जीडीपी एनडीपी से ज्यादा होता है, एनडीपी जीडीपी से कम है, वैसे ही जीडीपी एंड जीएनपी से कम है। इसका मतलब है जीएनपी ज्यादा हो गया। आप बात समझ रहे हैं? बट इसमें एक और चीज है, क्या ये एक्यूरेट है? हाँ, कह सकते हैं इट इज मोर एक्यूरेट देन जीडीपी, क्योंकि हम इसमें नेट फैक्टर इनकम भी जोड़ते हैं। बात समझ आ रही है? लेकिन क्या ये हम इकोनॉमी को कंपेयर करने में कैलकुलेट करते हैं? अगर हम इकोनॉमी कंपेयर करेंगे, क्या अमेरिका की क्या इकोनॉमी है, क्योंकि हर एक कंट्री की नेट फैक्टर इनकम बहुत ज्यादा हो सकती है ना, डिपेंड करता है। देखिए बाहर के लोग जो यहाँ पे कमा के लेके जाते हैं ना, आप बहुत कम देखोगे, अगर अमेरिका का यहाँ पे होगा, वो मजदूरी नहीं कर रहा होगा, उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा, या वहां पे एज एन एंटरप्रेन्योर काम करा होगा। तो एंटरप्रेन्योर ज्यादा ही प्रॉफिट कमाएगा एज कंपेयर टू जो यहाँ के ज्यादा बाहर काम करते हैं ना, वो क्या काम करते हैं? लेबर, मजदूरी। अब बात समझिए, तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते नेट फैक्टर इनकम जो अमेरिका का है या हमारा। अमेरिका का नेट फैक्टर इनकम जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि हमारे लोग जो बाहर ज्यादा काम करते हैं वो लेबर है, क्या है, और जो वो वहां से कमाई भेजते हैं ना, सिर्फ इनका, उसको नेट फैक्टर इनकम कहते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और चीज, जो हिंदुस्तानी लोग बाहर बैठते हैं ना, वो कुछ भेजते हैं, उनको कहते हैं रेमिटेंसेस। क्या कहते हैं? जो हिंदुस्तानी बाहर से कोई पैसा भेजता है ना, बाहर से कोई पैसा भेजता है, एक तो ये हो गया नेट फैक्टर इनकम, ये अलग से। नेट फैक्टर इनकम इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, है ना, नेशनल इनकम का। रेमिटेंसेस में कुछ चीजें ट्रांसफर पेमेंट्स भी आती है। क्या आती है? जो वो पैसा भेजते हैं, लोग बाहर होते हैं ना हिंदुस्तानी, वो पैसा भेजते हैं, वो ट्रांसफर पेमेंट भी होते हैं, जैसे गिफ्ट भी हो सकता है, या वो पैसा होता है जिसके इन रेस्पेक्ट टू कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई होगी। तो हम रेमिटेंसेस को नेशनल इनकम में कंसिडर, हम सिर्फ किसको करते हैं? नेट फैक्टर इनकम को। हम फैक्टर इनकम उसको कंसिडर करते हैं नेशनल इनकम में, रेमिटेंसेस को कंसिडर, रेमिटेंसेस नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। हालांकि रेमिटेंसेस हमारा एक बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है एक्सटर्नल सेक्टर में, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें एक अकाउंट होता है जिसको कहते हैं करंट अकाउंट। क्या कहते हैं?
करंट अकाउंट। जब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सेक्टर या पेमेंट्स पढ़ेंगे तो रेमिटेंसेस इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। क्या है? इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। बात समझ आ रही है? ठीक है, यहां तक ठीक है। इसके बाद अगला है जिसको हम कहते हैं चौथा वाला, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? नेट, यानी कि अब कुछ निकला है किससे? नेशनल प्रोडक्ट से। नेशनल प्रोडक्शन से कुछ माइनस किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल नेट नेशनल प्रोडक्ट ये कहता है कि जितनी भी प्रोडक्शन हुई है, जितनी भी प्रोडक्शन हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की, जितनी भी प्रोडक्शन हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की, और जो प्रोडक्शन किसने की है? सिटीजन्स ऑफ इंडिया। चाहे वो सिटीजन्स हिंदुस्तान में रहते हैं, चाहे वो सिटीजन्स किसी और मुल्क में रहते हैं, तो उन्होंने वहां से जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए उनके बेसिस पे जो इनकम जनरेट की वो सारी हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये सब चीजें बनाने में जो कॉस्ट लग जाता है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, उसको हम कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं? जैसे हम एनडीपी में डेप्रिसिएशन कॉस्ट कंसिडर करते हैं, जीडीपी के साथ इंक्लूड करते हैं, माइनस करते हैं, फिर एनडीपी आ जाता है। वैसे ही हम यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन बाय इंडियन सिटीजन्स, यानी कि दिस मीन्स जो एनएनपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इट इज एक्चुअली जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। क्या है? इट इज द सम टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन नेशनल्स इन वन फाइनेंशियल ईयर एंड बाय कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन कॉस्ट एज। जैसे हम जीडीपी में एनडीपी देख रहे हैं ना कल, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें हमने क्या देखा था? जीडीपी माइनस, यानी कि एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनी है इंडिया में, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनी है, उसमें से हम क्या निकालते हैं? डेप्रिसिएशन कॉस्ट। अब वैसे ही हम देखेंगे कि एक साल में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की है इंडियन नेशनल्स ने, उससे हम कैलकुलेट करते हैं, प्लस हम उसमें से निकालते हैं क्या? डेप्रिसिएशन कॉस्ट। तो ये क्या बना देता है? नेट। This is the accurate form. This is the accurate form of national income. Accurate form of, क्योंकि इसमें हम सब कुछ देखते हैं ना, इंडियंस ने क्या कमाया, डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी कंसिडर करते हैं। तो अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो ये नेट नेशनल इनकम, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है ना, बराबर किसके बराबर होगा? जीएनपी खुद किसके बराबर है? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम माइनस डेप्रिसिएशन। अब खुद देखिए, एक तो जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस जीडीपी में से क्या निकालते हैं कि फॉरेनर्स ने कितना इंडिया में कमाया, वो निकालते हैं, और प्लस ऐड करते हैं इंडियंस ने फॉरेन में क्या कमाया। उसके बाद हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकालते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है? एक्चुअल इनकम जो हमारे पास आ जाती है, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज नेशनल इनकम। क्या कहते हैं इसको? नेशनल इनकम। अब कितनी नेशनल इनकम होगी? 300 करोड़ होगी, वटएवर जो भी होगी, जो हमारे पास आएगी। अब फर्दर इसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन, दिस इज द नेट, यानी कि रियल नेशनल इनकम। जब इस नेशनल इनकम को हम पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करेंगे, मानो कि कितनी इनकम है? 300 करोड़ पूरे मुल्क की एक साल में, उसको हम मानो 140 करोड़ से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? जो भी फैक्ट, ये रियल नहीं है। अब जो वहां से निकलेगा वो तो एवरेज निकलेगा ना, कि एक बंदा एवरेज कितना कमाता है, उसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम। क्या कहते हैं? पर कैपिटा। पर कैपिटा इनकम मतलब औसतन एक साल में एक हिंदुस्तानी कितना कमाता है। ये आपको कैसे निकल सकता है? ये जब आप नेशनल इनकम या नेट नेशनल प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं किससे? पॉपुलेशन से, तो आपको मिल जाता है पर कैपिटा एज ऑफ नाउ औसतन इट इज अराउंड 1,95,000। कितना है? हालांकि रियल में ऐसा नहीं है, क्योंकि रियल में तो फिर हर एक के पास होना चाहिए, वैसा नहीं होता है। हम कलेक्टिवली देखते हैं कि नेशनल इनकम टोटल कितनी है एक साल में, नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, और उसको हम डिवाइड करते हैं किससे? पॉपुलेशन में। तो हम औसतन ये देखते हैं कि एवरेज इनकम एक बंदे के पास, एक सिटीजन के पास कितनी है। तो एज ऑफ नाउ 2025 में पर कैपिटा इनकम कितनी है? 1 लाख। बट इट इज अ परसेप्शन, इट इज नॉट रियलिटी। लेकिन हम कंसिडर करते हैं ऐसा। सबसे ज्यादा अमेरिका के पास है, करीबन $10,000। कितने हैं? हमारे पास सिर्फ $2,000 पर कैपिटा इनकम। कितना है? अमेरिका के पास कितना है? 10,000। $8,000 चाइना के पास है, यानी कि अब देखो कि औसतन उनके पास कितना है? 5-5 लाख, 6-6 लाख, 7-7, 8-8 लाख औसतन एक साल में। हमारे पास औसतन कितना है? 1,95,000। यहां तक समझ आ रहा है? तो ये ओवरऑल जो है मेथड किसका है? नेशनल इनकम। सबसे पहला जो हमने पढ़ा है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, which is the sum total value of all final goods and services produced within the domestic territory of India in one financial
कितनी गुड्स एंड सर्विसेज एक डोमेस्टिक टेरिटरी में बनी है, किसने बनाई वो हम डेजिग्नेट नहीं करते हैं, डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, लेकिन कितनी बनी है, ठीक है। दूसरा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें क्या हम देखते हैं कि हम तो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि जीडीपी को बनाने में, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में जो चीजों का डेप्रिसिएशन हुआ है, वियर एंड टियर, उसका कॉस्ट हम कंसिडर करते हैं, उसको कहते हैं नेट डोमेस्टिक, विच इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन कॉस्ट किन पे लगता है? जितने भी फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स हमारे जो फ्रीक्वेंटली हम इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं इस्तेमाल? फ्रीक्वेंटली, यानी कि खुद चीजें इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसमें लैंड नहीं आती है, लैंड इज नॉट पार्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, वो लैंड में डेप्रिसिएशन कॉस्ट हम कंसिडर, क्योंकि लैंड एज इट इज लैंड इस्तेमाल नहीं होता है, हम लैंड में कोई और चीज इस्तेमाल करते हैं। हम लैंड में बीज बोते हैं तो क्रॉप सूख जाते हैं, हालांकि लैंड का वैल्यू कम हो सकता है, लेकिन उसकी रेट कम हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफी, लोकेशन एक्स्ट्रा, बट इटसेल्फ हम लैंड इस्तेमाल, लेकिन ये चेयर इटसेल्फ इस्तेमाल करते हैं, पेन इटसेल्फ इस्तेमाल करते हैं, बिल्डिंग इटसेल्फ इस्तेमाल करते हैं, हम गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, रोड इस्तेमाल करते हैं, बात समझ रहे हैं। तो वो फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स जिनको हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, अब अगर उनमें कोई वेयर एंड टियर आ जाता है, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। जिसको हम जब कंसिडर करते हैं तो हमारे पास जो एक इनकम मेथड आ जाती है, उसको कहते हैं नेट डोमेस्टिक। उसके बाद तीसरा वाला है जिसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें हम ये देखते हैं कि टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की बाय इंडियन नेशनल्स। नेशनल मतलब इंडियन सिटीजन्स, चाहे वो सिटीजन हिंदुस्तान में काम करके कमा रहे हैं या चाहे वो सिटीजन बाहर जाके काम करके कमा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम एक और चीज देखते हैं कि हिंदुस्तान में बाहर के लोग भी कमा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हिंदुस्तानी कितना बाहर कमा के लेके आ रहे हैं और बाहर के लोग यहां से कितना कमा के लेके जा रहे हैं। उस चीज को, उस टर्म को कहते हैं नेट फैक्टर इनकम, यानी कि नेट फैक्टर इनकम हम टोटल देखते हैं फ्रॉम अब्रॉड कितना हुआ। कभी कभार ये नेट फैक्टर इनकम नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? कि हिंदुस्तानी कम कमा के लेके आ रहे हैं और बाहर वाले यहां से ज्यादा कमा के लेके आ रहा है, लेकिन एज ऑफ नाउ ये पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब है नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड किसके बराबर है? इट इज द फैक्टर इनकम अर्नड बाय इंडियंस अब्रॉड माइनस द फैक्टर इनकम अर्नड बाय फॉरेनर्स इन इंडिया, ठीक है। तो इसको हम नेट फैक्टर इनकम, जब हम जीएनपी कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक्चुअली कंसीडर करते हैं कि ये जीडीपी है, लेकिन इसके साथ हम क्या जोड़ते हैं? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एंड बिकम्स द जीएनपी, ठीक है। इसके बाद चौथा वाला मेथड है जिसको हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। ये चौथा वाला जो हम अभी पढ़ रहे हैं, एनएनपी क्या है? इसमें हम क्या देखते हैं कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज नेशनल्स ने बनाए, लेकिन साथ साथ हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट को भी कंसिडर करते हैं। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट इज एक्चुअली जीएनपी minus depreciation, which is actually equivalent to GDP plus net factor income from abroad minus depreciation. This is the real income. This is considered as a real national income. जब इस real national income को हम divide करते हैं population of the country, we get the per capita income. ठीक है? So this was about the national income methods. ठीक है? एक टर्म है जिसको कहते हैं पर्सनल इनकम। क्या कहते हैं? पर्सनल इनकम। एक और टर्म है जिसको कहते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम एक बंदे के पास, एक बंदा है, इसके पास कितनी इनकम है? क्या है? कितनी इनकम, चाहे वो इनकम उसकी सैलरी हो, चाहे वो इनकम इसके पास ट्रांसफर पेमेंट्स हो। क्या हो? ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं? ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब जिसके बरक्स में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई हो। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे वो कौन सी? ट्रांसफर एड्स हैं, ग्रांट्स हैं, स्कॉलरशिप है, पेंशंस हैं, ठीक है। अब इस बंदे के पास ये इनकम है, तो इस इनकम को कहते हैं पर्सनल इनकम, पीआई। क्या कहते हैं? यानी कि अभी तक इस बंदे ने कोई टैक्स, यानी कि वो इनकम इसके पास अवेलेबल है विदाउट पेइंग एनी टैक्स, विदाउट पेइंग एनी टैक्स, ठीक है। जब ये बंदा टैक्स पे करेगा, क्योंकि टैक्स पे करना है, इस बंदे के पास एक स्पेसिफिक अमाउंट है इनकम की, तो जब ये बंदा क्या करेगा? टैक्स पे क्या करेगा? पर्टिकुलरली डायरेक्ट टैक्स जब पे करेगा। अब इसके पास जो इनकम है, ये वो इनकम है जिसको ये अच्छे तरीके से खर्च कर सकता है, यानी कि डिस्पोज कर सकता है। क्या कर सकता है? खर्च करना। यानी कि जब एक बंदा अपनी इनकम में से टैक्सेस भरता है, अब उसके पास जो भी इनकम बची है उसको वो आराम से खर्च कर सकते हैं, उस इनकम को कहते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल
डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम वो इनकम होती है जिसमें एक बंदा जब अपने टैक्सेस वगैरह सब कुछ देता है, उसके बाद जो उसके पास इनकम बची रहती है, अवेलेबल होती है, उसको कहते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। एक कंसेप्ट है पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पोटेंशियल जीडीपी यानी कि जब हर एक फैक्टर इकोनॉमी का अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम करेगा। मैक्सिमम पोटेंशियल पे क्या, जब वो मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम करेगा तो कितनी जीडीपी जनरेट हो सकती है, उसको कहते हैं पोटेंशियल जीडीपी कंसेप्ट है। पूछते हैं क्वेश्चंस में, मेंस में भी पूछते हैं। यानी कि एक इकोनॉमी में जितने फैक्टर्स हैं इकोनॉमी के लिए, चाहे वो लेबर एक फैक्टर है, चाहे वो कैपिटल है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो लैंड रिसोर्सेज है, जितने भी, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर नेचुरल रिसोर्सेज मैक्सिमम पोटेंशियल पे हम यूज करें या लेबर को मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूज करें किया जाए। मैक्सिमम पोटेंशियल पे कैसे यूज किया जाए कि एक लेबर स्किल्ड हो तो वो कितना काम कर सकता है। जब हम कैपिटल मैक्सिमम पोटेंशियल पे इस्तेमाल करें, कैपिटल मशीन्स वगैरह, जब हम एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें तो कितनी जीडीपी प्रोड्यूस हो सकती है। जब एक एंटरप्रेन्योर मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम करे तो कितनी जीडीपी इस्तेमाल हो सकती है। जब गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी काम के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, सब कुछ इजीली होगा, इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी कहते हैं, जीरो रेगुलेटरी रेगुलेशंस या जीरो रेस्ट्रिक्शंस होंगी तो कितनी जीडीपी प्रोड्यूस हो सकती है, उसको कहते हैं पोटेंशियल जीडीपी। यानी कि किसी भी मुल्क में जितने भी फैक्टर्स हैं इकोनॉमी के, अगर वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम करें तो उसको कहते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जीडीपी के लिए आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए, यानी कि जितने भी फैक्टर्स चाहिए वो अपने पोटेंशियल पे काम करने चाहिए। लेबर बहुत पोटेंशियल पे काम करेगा, लेकिन अगर लेबर स्किल्ड होगा तो काम कर सकता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट, अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करेगी, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करेगी, बहुत इन्वेस्ट कैसे करेगी गवर्नमेंट, हर एक सेक्टर में, चाहे वो हेल्थ केयर है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग्स एंड रोड्स, चाहे वो एग्रीकल्चर है, अगर इनमें गवर्नमेंट पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट करता है तो इनसे कितना जीडीपी यानी कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज, कितना कुछ प्रोड्यूस हो सकता है। इसके साथ साथ कैपिटल यानी कि हम मशीन्स यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी को अगर इस्तेमाल करें, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज एडवांस टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाती हैं, तो एडवांस टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करने के बाद कितनी जीडीपी या कितनी इकोनॉमी प्रोड्यूस हो सकती है। साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रेस्ट्रिक्शन यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, तो ये सब चीजें फैक्टर बन जाते हैं। और जब ये सभी चीजें अपने पोटेंशियल पे काम करेंगी उसको क्या कहते हैं, किसी भी इकोनॉमी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्या वो इकोनॉमी के फैक्टर्स अपने पीक पे या पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, वजह क्या है, क्या हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज, एक और है जिसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्या हम उनको सफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। हमारा जो पानी है यहाँ पे क्या हम सफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं। हमारे जो नेचुरल फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं क्या हम सफिशिएंटली, हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं क्या हम सफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। हमारे जो मिनरल्स हैं, अभी देख बोला गया था कि लिथियम एक रिजर्व निकला है रियासी में, कितने टन्स निकले हैं रिजर्व्स वहां पे अवेलेबल, लेकिन उसको तभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब निकाला जाएगा, जब एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, तभी तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है। तो ये सब चीजें तभी हम नेचुरल रिसोर्सेज तभी हम यूटिलाइज कर सकते हैं जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी। हम कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, हम अपने कोल रिजर्व्स को कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, हर एक चीज को जो फैक्टर बन जाता है इकोनॉमी का उसको कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, उससे जो जीडीपी या जो इकोनॉमी ग्रो होगी उसको कहते हैं पोटेंशियल जीडीपी। समझ आ रही है बात? ठीक।